Hello everyone, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So this is last video of cell cycle. So I hope आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे. So if you have not watched all those 4 videos of cell cycle, then first go and watch that video first, then come to this video. Okay, so here till now what we have seen कि जो हमारा सेल है वो कैसे G1 से आपके S फेज तक जाता है. ठीक है, फिर उसके G1 में हमने RB प्रोटीन का रोल देखा था. फिर S फेज में लाइक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो थे वो एक्टिवेट होते थे, हेलिकेजेस वगैरह एक्टिवेट होते थे और रेप्लिकेशन मशीनरी जितनी भी थी वो सारी लोड करवाई जाती थी. उसके बाद S से ये G2 में गया था और G2 में हमने V1 काइनेजेस, ठीक है, और आपने CDC25 का रोल देखा था, कैसे G2 में सेल को ग्रोथ करने का टाइम मिलता है. उसके बाद फाइनली अब हम आएंगे कि अब सेल हमारा G2 से M फेज में चला गया है. ठीक है, और इस G2 में एक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ था जिसको हमने MCDK कहा था. ठीक है, तो MCDK जो है ये हम देखेंगे कि अब ये M फेज में या माइटोसिस फेज में क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, सो हियर विल कम टू व्हाट इज MCDK और इसके जो डिफरेंट नेम हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, सो जो आपका MCDK है बेसिकली वो होता है आपका, जस्ट अ मिनट. ओके, तो आपका जो MCDK है वो बेसिकली इसमें साइक्लिन कौन सा होता है, साइक्लिन B होता है और ये CDK1 होता है. तो इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को हम MCDK कहते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर. ठीक है, फाइन, MPF के नाम से भी जानते हैं हम इसे, या फिर आप इसको मैचुरेशन या फिर आप माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं. ठीक है, या फिर आप ओके, आई थिंक दिस मच ओनली, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर और मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, यही 2 नाम से होता है. ठीक है, नॉर्मली ये जो है S फेज में इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो सिंथेसाइज इन S फेज. ठीक है, S फेज और G2 फेज में भी, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन जो है वो आपको M फेज में दिखता है. ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो MCDK के फंक्शन जो है बेसिकली, अब हमें पता है जो हमारा माइटोसिस है. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज M फेज लिटिल बिट. ओके, सो ये जो हमारा M फेज है, ठीक है, इस M फेज में जैसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, प्रोफेज होती है, देन यू हैव मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है, और टेलोफेज होती है. सो ये इसका इतना डिटेल में हम ये प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, सिंस वी आर स्टडिंग ओनली एट द मॉलिक्यूलर लेवल कि किस तरीके से ये डिफरेंट स्टेजेस जो है कंट्रोल होती हैं, तो दैट ओनली वी विल सी. ठीक है, हम पूरा इसमें एक एक स्टेप नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हमारा क्या होता है, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, जो आपके DNA जो हैं जो रेप्लिकेट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो अब क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और वो कुछ क्रोमोसोम का शेप ले लेंगे. ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होता है ये एक सिंगल DNA है जो कि बहुत हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है ये. ठीक है,
हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम जो है बेसिकली मेटाफेज स्टेज में जो है ये हमें इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है, और इस मेटाफेज स्टेज में जो है इसका जो है एक अगर आप ये सेल देखेंगे तो कुछ इस तरीके की या फिर कुछ ऐसा इक्वेटोरियल या कुछ इस तरीके की जो मेटाफेसिक प्लेट बनती है, ठीक है, और उस पे ये क्रोमोसोम्स का जो होता है अलाइनमेंट होता है एक, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से होता है अलाइनमेंट, ठीक है। सो आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद जेनेटिक्स, सो जो भी जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, सो आई होप दे आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। तो ये क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है। तो ये सारा जो काम है ये मोस्टली MCD के हेल्प करता है। तो सबसे पहला काम जो करता है वो क्रोमोसोम कंडेंसेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इसमें हेल्प करता है। अभी क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसिन, ठीक है। कंडेंसिन जो होता है एक SMC प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उससे मिलके बना होता है। और SMC पे बहुत कई बार क्वेश्चन भी आया। आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर DBT में कुछ SMC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा SMC हेल्प इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन। तो उसमें स्पेशली जो है SMC2 एंड SMC4 ये जो है क्रोमोसोम कंडेंसेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे MCD के क्या करता है, तो MCD के बेसिकली ये जो कंडेंसिन प्रोटीन है, जो SMC प्रोटीन्स हैं, इन सब का फॉस्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया कि ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन करवा देता है। दूसरा फंक्शन ये है कि अब हमारा जो सेल है, सपोज कीजिए दिस इज़ योर सेल, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर चल रही थी, ठीक है, क्रोमोसोम जो बन गए थे। अभी इन क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए मतलब 2 डॉटर सेल बनना है, ठीक है। तो 2 डॉटर सेल बनने के लिए ये पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चाहिए ना। तो उससे पहले क्या होता है, ये जो आपका न्यूक्लियस है इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेक होती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है। दूसरा जो MCD का फंक्शन है वो है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। और वो कैसे ब्रेक डाउन करवाता है, जो हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बनी होती है कुछ प्रोटीन की, या उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, जिनको हम लैमीन कहते हैं, ठीक है। इस लैमीन प्रोटीन की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है। तो बेसिकली आपका जो MCD है, ठीक है, वो क्या करता है, इस लैमीन का फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ठीक है। सो ये MCD के लैमीन का फॉस्फोराइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से आपकी जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके ये जो सेल हैं आपके, तो ये जो मेटाफेसिक प्लेट है, ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम अलाइन होते हैं तो इनके लिए यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। तो इस स्पिंडल फाइबर को जो बनाने वाले जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन होते हैं उसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इनकी बेसिकली असेंबली और ये असेंबल डीअसेंबल होते हैं। तो ये सारा जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है, या कह सकते हैं इसकी जो असेंबली है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है, इसमें भी आपका MCD के हेल्प करता है। तो जो आपका थर्ड फंक्शन है वो है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल apparatus एंड अलाइनमेंट ऑफ कंडेंस क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो ये कैसे करवाता है, ये बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने, जो असेंबल करने वाले जो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन मैप्स, ये MCD के उनका फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस चलती है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट MCD के फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि साइक्लिन को डिग्रेड करने वाले कुछ यूबिक्यूटिन लाइगेजेस होते हैं, जिसमें हमने APC पढ़ा था, ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम। अभी तक हमने इसका फंक्शन नहीं पढ़ा, हमने सारे पढ़ लिए, बस अभी तक ये नहीं पढ़ा। तो अब हम इस APC कॉम्प्लेक्स का रोल देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है मेटाफेज से एनाफेज तक जाने में। तो बेसिकली जब हम सेल जब एनाफेज में जाता है तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो हमारे जो क्रोमोसोम्स ऐसे कुछ अरेंज थे इस तरीके से, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये कंडेंस थे। तो हमें क्या करना है, इसका जो इसको जो है यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है। जो भी प्रोटीन इनको बाइंड किए हुए थे उनको डिग्रेड करके और फिर इन क्रोमोसोम्स को हमें अलग करना है, ठीक है। वही काम हमारा APC करता है। तो APC करता क्या है बेसिकली, वो हम देखते हैं। ओके, सो जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज़ योर क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम जो है आपका बना हुआ है, मतलब ये आपस में जुड़े, कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। दिस इज़ योर कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके जो इसको कंडेंस करने वाले जो प्रोटीन है वो कंडेंसिन है, अभी बताया हमने, या फिर ये हो सकते हैं कोहेसिन, ठीक है। अब ये कंडीशन थी आपकी मेटाफेज स्टेज में, राइट। अब हमें मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन करना है, ठीक है। मीन्स टू से अब हमें कहीं ना कहीं से ये इसको ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा। तो फिर हमारा एक कॉम्प्लेक्स आता है, अच्छा जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो होता है हमारा एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेज, ठीक है। सेपरेज जो होता है इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, या इसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेपरेज है आपका, ठीक है, दिस इज योर सेपरेज, ये नॉर्मली अपने नेगेटिव रेगुलेटर से बाइंड किए होता है जिसको हम कहते हैं सिक्यूरिन, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिक्यूरिन, ये सेपरेज का नेगेटिव रेगुलेटर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस सिक्यूरिन को किसी तरीके से यहाँ से हटाना है, डिग्रेड करना है, ताकि सेपरेज जो फ्री हो जाए, एक्टिव हो, और वो जाके इसको डिग्रेड कर दे, ठीक है, क्रोमोसोम के जो कंडेंसिन प्रोटीन और कोहेसिन प्रोटीन है। तो उसके लिए फिर हमारा जो रोल प्ले करता है वो है हमारा APC, ठीक है। तो ये आपका APC है। अब हमने बताया था APC डिफरेंट अपने को एक्टिवेटर या कुछ प्रोटीन से बाइंड करता है। तो यहाँ जिससे वो बाइंड करेगा वो है आपका CDC20। अगर CDH1 से बाइंड करेगा तो वो दूसरा फंक्शन शो करेगा, वो टेलोफेज में चला जाएगा। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स आएगा, ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये यूबिक्यूटिन लाइगेज प्रोटीन है, ये सिक्यूरिन पे यूबिक्यूटिन का टैग लगा देगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि इस सिक्यूरिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके सेपरेज हैं ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ये इसको डिग्रेड कर देंगे। इस तरीके से जो सेल है आपका वो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन कर जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपके क्या क्या इवेंट होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि ये तो आपकी नॉर्मल प्रोसेस है, बट सम टाइम क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम प्रॉपरली अलाइन नहीं है। जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, ये आपकी मेटाफिजिक प्लेट है, सपोज कीजिए ये इसके 2 पोल हैं, तो इस एक क्रोमोसोम इस साइड होना चाहिए, दूसरा कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए कि दोनों पोल की तरफ अरेंज हो, ठीक है। तो अगर ये अरेंजमेंट है कि दोनों, एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ है, तो वो एक नॉर्मल अरेंजमेंट होता है, उसे हम एम्फीटैलिक, ठीक है, अरेंजमेंट कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो तब तो सेल आपका मेटाफेज टू एनाफेज जो है ट्रांजिशन करेगा, एपीसी एक्टिव रहेंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपकी क्रोमोसोम जो है, मतलब अगर काइनेटोकोर जो बोलते हैं, जिससे कि आपके स्पिंडल अपरेटस जो होते हैं अटैच होते हैं, ठीक है। सो अगर वो काइनेटोकोर प्रॉपरली दोनों पोल की तरफ नहीं है, सपोज कीजिए जो अरेंजमेंट है कुछ एक ही पोल की तरफ दोनों क्रोमोसोम का है, या काइनेटोकोर सिर्फ एक ही पोल की तरफ है, तो आपके जो क्रोमोसोम है सिर्फ एक ही सेल में जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर ना हो, तब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, एपीसी को जो है इनएक्टिव रखा जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक कि ये क्रोमोसोम आपके प्रॉपरली अलाइन ना हो, एपीसी एक्टिव नहीं रहेगा, सेल मेटाफेज स्टेज में ही रहेगा। अब एपीसी को एक्टिव करने वाले प्रोटीन कौन से थे, CDC20। जब इससे बाइंड करते थे तो एपीसी एक्टिव होता था। तो हम किसी तरीके से कुछ ऐसा करेंगे कि CDC जो है इसके साथ इंटरेक्ट ना करे, ठीक है, नो इंटरेक्शन ऑफ CDC20 विथ एपीसी। तो जिसकी वजह से ये एक्टिव नहीं होगा, तो फिर ये क्रोमोसोम को जो है अलग नहीं करेगा, सेपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे, उसके लिए कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस CDC को प्रिवेंट करते हैं बाइंड करने के लिए। तो वो हैं आपके, लेट मी शो यू, ओके, वो है आपके मैड प्रोटीन और बब प्रोटीन, ठीक है। ये आपका मैड प्रोटीन माइटोटिक अरेस्ट डिफिशिएंट फुल फॉर्म है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के आते हैं, मैड 1, मैड 2, मैड 3। और दूसरा है बब, बडिंग अनइनहिबिटेड बाय बेंजाइमिडाजोल, ठीक है। इसमें बब R1 है जो कि मैमल में होता है, बब 1 और बब 3, ठीक है। बाकी सब ईस्ट में देखा गया है। तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं इसे हम कहते हैं सैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सैक का मतलब होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ठीक है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल साइकिल के कुछ चेक पॉइंट होते हैं। मतलब सेल साइकिल जब चलती है तो वो हर एक स्टेप पे चेक करती है कि एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, हर एक चीज़ें प्रॉपरली हैं कि नहीं, तो तभी वो सेल साइकिल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है, वरना वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती है। तो उसमें से एक सेल साइकिल चेक पॉइंट है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो कि मोस्टली मेटाफेज स्टेज में चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सैक कॉम्प्लेक्स जो है मैड और बब प्रोटीन का बना होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपके इसमें जो आप मैड 2 प्रोटीन है, मैड 2, मैड 1 जो होते हैं, ये जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर होता है, ठीक है। अगर इफ़ आई ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, तो यहाँ पे कुछ जो है ये आपके, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो इसी काइनेटोकोर से आपके ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो ये जो मैड 2 और मैड 1 है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, इस
अगर ये प्रॉपरली अरेंज, मतलब ये काइनेटोकोर जो है दोनों पोल की तरफ नहीं है, तो ये जाके मैड प्रोटीन जो है इस काइनेटोकोर से बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद BUB3 प्रोटीन भी बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और ये तीनों को हम कहते हैं, जब ये MAD2, MAD1 और BUB3 प्रोटीन जब सारे एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं MCC कॉम्प्लेक्स, MCC माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसे हम MCC कहते हैं। सो ये MCC बेसिकली क्या करता है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जो है ये मिलके आपके CDC को इनहिबिट करता है कि वो APC से बाइंड ना करे, ठीक है। तो और इस MCC कॉम्प्लेक्स में बेसिकली जो MAD2 प्रोटीन है वो इनहिबिट करता है CDC2 को APC से इंटरेक्ट करने में, ठीक है। तो ये जो होता है नॉर्मली कब होता है, जब आपके क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट है वो एम्फीटेलिक ना हो, ठीक है, मतलब जो काइनेटोकोर है वो एम्फीटेलिक कंडीशन में ना हो। अगर वो एम्फीटेलिक अटैचमेंट है, मतलब प्रॉपर है वो, उस कंडीशन में ये जो सैक कॉम्प्लेक्स है वो ऑफ रहेगा, CDC आराम से APC के साथ बाइंड कर जाएगा, APC एक्टिव हो जाएगा और फिर वो क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा और आपका एक मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स, सैक कॉम्प्लेक्स अगर वर्क नहीं करता है बिकॉज ऑफ सम ड्यू टू सम रीज़न, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके काइनेटोकोर प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो फिर सेल में एनिपुलॉइडी जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। मतलब किसी सेल को एक से ज़्यादा क्रोमोसोम मिल जाएगा, किसी को बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब इट विल बी लाइक वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। तो ये आपका एक सेल साइकिल चेक पॉइंट था, ठीक है, जिसको हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कहते हैं। दूसरा है आपका DNA डैमेज चेक पॉइंट जो होते हैं, जहाँ पे अगर S फेज में आपका DNA अगर आपका डैमेज है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अब ये DNA डैमेज दो तरीके से हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड DNA डैमेज या फिर डबल स्ट्रैंड DNA डैमेज, ठीक है। तो उस कंडीशन में दो टाइप की सिग्नलिंग चलती है, दैट वी विल सी, ओके। अगर सिंगल स्ट्रैंड डैमेज है तो आपकी जो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा जिसको बोलेंगे हम ATR, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा, ये फाइनली उस जहाँ पे भी DNA के डैमेज हुआ है वहाँ जाके इंटरेक्ट करेगा। ये बेसिकली एक टाइप का काइनेज है, ठीक है, और ये ATR जो है फॉस्फोराइलेट कर देगा फिर CHK1 प्रोटीन को, CHK1 बेस फर्दर जो है CDC25 को फॉस्फोराइलेट करेगा और इसे साइटोसोल से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और फिर इसकी वजह से CDC25 की वजह से जो भी फंक्शन है वो ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब सेल S फेज में ही अरेस्ट हो जाएगा जब तक कि ये डैमेज रिपेयर ना करवाया जाए। अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक है तो जो इसे हम बोलते हैं ATR सिग्नलिंग, ठीक है। ये बेसिकली बस इतना याद रखिएगा, ATR सिग्नलिंग जो है सिंगल स्ट्रैंड DNA डैमेज में चलती है और इसमें जो प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है वो CHK2 है और फाइनली जो है CDC25 का फॉस्फोराइलेशन होता है। डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक में आपकी ATM सिग्नलिंग चलती है, ठीक है, ATM जाके बाइंड करता है, ठीक है, और फिर ये जो फॉस्फोराइलेट करता है वो करता है आपके CHK2 प्रोटीन को। CHK2 फर्दर क्या करता है आपके सेल में ये जो है बेसिकली सेल साइकिल इनहिबिटर जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनका ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्प करता है ये CHK2, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। हाउ इट विल हेल्प, CHK2 क्या करेगा, एक प्रोटीन होता है जो सबने सुना होगा, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन कहते हैं इसे, P53 नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अपने इनहिबिटर से बाइंड किए होता है जिसको हम MDM2 कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है, ठीक है, और कोई भी यूबिक्यूटिन लाइगेज क्या करता है,
डिग्रेड करता है अपने सबस्ट्रेट को। तो ये नॉर्मल कंडीशन में जो है p53 का लेवल बहुत लो रहता है। जैसे ही डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज हुआ, एटीएम ने उसको डिटेक्ट किया, एटीएम ने फॉस्फोराइलेट किया CH2 को, और CH2 क्या करेगा, फिर p53 का फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। जैसे ही p53 फॉस्फोराइलेट हुआ, अब ये MDM2 इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो जो है आपका फिर p53 जो है फ्री हो जाएगा, और ये फिर जाके इट विल एक्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। और फिर ये जो है जितने भी सेल साइकिल इनहिबिटर या CKI उनका एक्सप्रेशन करवा देगा। उनमें से एक है p21, ठीक है। तो इस तरीके से ये DNA डैमेज सेल साइकिल चेक पॉइंट है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड विद दिस वी फिनिश सेल साइकिल टॉपिक, ठीक है। सो सारे वीडियोस हैं पार्ट्स में भी, एंड आई विल combine all the parts and make one video also. So whatever way you want to see, जिस भी तरीके से आपको वीडियो देखना है आप देखिए, चाहे पार्ट्स में या फिर कंबाइन करके। सो थैंक यू सो मच।